हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है क्रैक स्टडी चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। इसके इसको आज हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ना कि जैसे आने वाला एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंस यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस देखने को मिलता ही है। एक से दो क्वेश्चन तो मस्ट है, पूछेगा ही पूछेगा। और आज हम लोग इसको अच्छे से कवर करने की कोशिश करते हैं। और जितने भी पूछे हुए या फिर पूछने की संभावना है उस क्वेश्चन को आज बहुत ही इजिली एंड स्मूथ वे में कवर करने की कोशिश करें। यकीन मानिए, यहाँ से क्वेश्चंस हर हाल में आएगा। और आज के बाद पढ़ने के बाद आपको यहाँ से बहुत ही हमेशा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए समझते हैं 1857 की क्रांति में। तो 1857 की जो क्रांति है ना कहीं पृष्ठभूमि वो 1757 क्लासिक युद्ध के बाद से ही तैयार हो रहा था, पश्चात था। उसके बाद वह कह रहे हैं कि भारतीय जनता अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रहे थे, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण था। और इसके कई कारण थे, आज हम लोग उस कारण को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आर्थिक कारण हो गया, राजनीतिक कारण हो गया, उसके सामाजिक कारण हो गया, उसके बाद धार्मिक कारण, और कहीं ना कहीं तात्कालिक कारण या फिर 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुई उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं हम लोग आर्थिक कारण के बारे में। तो आर्थिक कारण क्या था ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में उद्योग धंधा मतलब जितने भी छोटे मोटे व्यापार थे ना, जो भारत के व्यापारी जो थे उनको नष्ट कर दिया। और भारतीय हस्तशिल्प मतलब कि जो भारत के जो छोटे मोटे व्यापारी थे वो हाथ से करघा वगैरह का सूती वस्त्र का निर्माण करते थे, वो क्या किया, हस्तशिल्प का क्या कर दिया, विनाश कर दिया। इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने नई भू राजस्व नीति लाया। जैसे जानते होंगे, अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिससे किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ और किसान गरीब हो गए। तो ये भी एक कारण था कि कहीं ना कहीं जो किसान थे इसके विरुद्ध में खड़े थे और 1857 की क्रांति देखने को मिला था। उसके अलावा जो हमारे राजनीतिक कारण था ना कि उस समय सहायक संधि विलेजली, कौन विलेजली ने सहायक संधि लाया 1798 से 1805 ईस्वी में। तो विलेजली जो था ना सहायक संधि लाया और हैदराबाद को 1798 में संधि का प्रथम उपयोग करके उसे क्या किया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद मैसूर को 1799 में मिलाया, उसके बाद अवध को 1801 में। तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछने को मिलता है कि सहायक संधि का विस्तार किसने किया था, तो वो था विलेजली ने। और इसके बाद ये भी पूछ देता है कि प्रथम प्रथम सहायक संधि अपनाने वाला राज्य कौन था, तो वो हैदराबाद था। उसके बाद हम लोग देखते हैं व्यापकगत सिद्धांत या फिर हड़प नीति, इसे लाने वाला कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी व्यापकगत सिद्धांत या हड़प नीति जिसे डॉक्टर ऑफ लैब्स कहते हैं। तो जो डलहौजी था ना वो कहीं ना कहीं कुशासन का आरोप लगाकर या फिर ऐसे राज्य जिनका कोई भी वंश नहीं था, तो उन जो गोद लेकर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे उन पर वो जबरदस्ती क्या करता था, अपना हड़प नीति जो जो डॉक्टर ऑफ लैब्स था ना वो जबरदस्ती थोप देता था और उस साम्राज्य को अपने अधीन कर लेता था। तो इसी क्रम में सबसे पहले सतारा को 1848 में, उसके बाद जयपुर को 1849 में, संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में और झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 और अवध को 1856 में। हमेशा यहाँ से एक सीरीज का क्वेश्चन, एक पैटर्न जो है वो जो जो फॉलो करता है ना, तो हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन मस्ट है कि देखने को मिल जाता है कभी कभी। तो आप लोग इसको एक बार रिकॉल करके जाएंगे जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो हमेशा छूटे ना। तो ये सभी जो राज्य थे वो कहीं ना कहीं विरोध हो गए थे और ये भी एक कारण था कि क्या 1857 क्रांति देखने को मिली। उसके बाद सामाजिक कारण क्या था ना कि अंग्रेज जो थे उस समय सती प्रथा और बाल विवाह काफी प्रचलित था, उस पर प्रतिबंध लगा दिए थे कौन, अंग्रेजों ने, और विधवा पुनर्विवाह को लागू कर दिया था। जिस कारण भारतीय समाज में एक क्रांति, भारतीय समाज में क्या, एक क्रांति की भावना आने लगी। मतलब वहां के जो समाज के लोग थे ना वो इसको एक क्या ले लिए थे, एक भावना भावना आने लगी क्रांति का, जिससे वो इसमें उनका काफी योगदान देखने को मिला। उसके बाद धार्मिक कारण ये था ना कि 1813 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट आया जिसमें ईसाई ईसाई मसीहियों को भारत में आने की अनुमति दे दी। जब ईसाई जो थे ना भारत आए ना तो वो अपने क्या किए, अब ईसाई जो थे जब भारत आए तो वो अपने धर्म का अत्यधिक प्रचार किए और उसमें क्या किया, गोरे और काले में मतभेद स्टार्ट कर दिए, जिससे वो जो अंग्रेज थे खुद को अपने आप को क्या मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे और भारतीयों को हीन की नजर से देखने लगे, मतलब नीचे की नजर से देखने लगे थे। और तत्कालिक कारण ये था ना, यहाँ से हम लोग देखने को मिलता है क्रांति की शुरुआत। तो तत्कालिक कारण यह था कि उस समय अंग्रेज जो थे बेस्ड इनफील्ड राइफल की जगह क्या लाए थे, इनफील्ड राइफल लाए थे। जिसमें इनफील्ड राइफल कब लाए थे ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है, तो दिसंबर 1856 में लाया गया था इनफील्ड राइफल। उसके बाद इनफील्ड राइफल का जो कारतूस होता था ना, कारतूस को दांत से काटकर, कारतूस जो था इनफील्ड राइफल का उसे दांत से काटकर खोलना होता था। पर हुआ क्या ना कि कारतूस जब पता चला कि वो जो कारतूस को जो दांत से खोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अफवाह उड़ा दी गई कि
उसमें जो कारतूस जो है वो बना जो है वो किससे बना है, तो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी के पाउडर से मिलकर बना है, जिससे गाय की चर्बी हिंदुओं के लिए और सुअर की चर्बी मुसलमानों के लिए क्या था, कहीं ना कहीं ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना था। और ये भी कारण था कि जब वहां के जो सैनिक थे ना, तो वो इन सैनिकों में क्या हो गया, मतभेद देखने को मिला कि ऐसा कुछ हो रहा है, ये अफवाह था। तो बैरकपुर की छावनी से बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान कौन थे, मंगल पांडे ने 29 मार्च को कारतूस का विरोध किया। किसका, बेस इनफील्ड जो आया था ना, उसका इनफील्ड राइफल का कारतूस का विरोध किया। कौन किया, तो मंगल पांडे ने। कब, 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने कारतूस का विरोध किया। उसके अलावा क्या होना, जब जब कारतूस का विरोध किया तो दो अंग्रेज अधिकारी मंगल पांडे पर दबाव बनाने लगे कि तुम्हें ये चीज करना ही होगा। तो आओ देखा ना ताओ, मंगल पांडे ने क्या किया कि वो दो अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दिया। और वो अंग्रेज अधिकारी कौन थे, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वो दो अंग्रेज अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट हुरज। लेफ्टिनेंट हुर्ज है ना, लेफ्टिनेंट हुर्ज, लेफ्टिनेंट हुर्ज को क्या किया था, गोली मार दिया था। कौन, तो मंगल पांडे ने। जब मंगल पांडे ने उसे गोली मार दिया तो मंगल पांडे को क्या कर लिया गया, कैद कर लिया गया। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। किसे, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। जब फांसी दे दी गई तो भारतीय सैनिकों के जो अंदर था ना, मतलब उसके अलावा जो सैनिक थे, जो 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान सैनिक थे, वो क्या किया, विद्रोह कर दिए। और विद्रोह की भावना आ गई तो इन लोगों ने क्या किया ना, कि एक डिसाइड किया कि विद्रोह तो करना ही है। तो एक डेट कब, 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया गया बैठने के बाद। और रोटी और कमल के द्वारा संदेश को फैला दिया गया। किसके द्वारा, तो रोटी और कमल के द्वारा संदेश को फैला दिया गया। उसके बाद होता क्या है ना, लेकिन होता क्या है, 6 मई 1857 को भारतीय सैनिकों को कारतूस का विरोध, मतलब कि कारतूस का विरोध किया कि मतलब कि फिर अंग्रेज सैनिक जो थे ना, वो क्या करने लगे, जबरदस्ती भारतीय सैनिक को कारतूस के लिए चलाने के लिए बोल रहे थे, कारतूस का इस्तेमाल करने के लिए थे, पर वो क्या किए, विरोध कर दिए। जिसे सैनिकों को क्या कर दिया, सैनिकों को 10 वर्ष के लिए कैद कर लिया जाता है ना। जब सैनिकों को 10 वर्ष के लिए कैद कर लिया जाता है तो ये जो सैनिकों को कैद किया था ना, ये सैनिकों के लिए अपमानजनक एक संधि था, जिससे वो क्या हो गए थे, और गुस्सा हो गए। और मेरठ के 20 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक क्या किए, 4 दिन बाद 10 मई 1857 को जो वो कैद थे ना, तो उन्हें अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिए। और वहां से पूरे छावनी से हथियार लूट लिए। और हथियार लूटने के बाद वो कहाँ निकल गए, वो निकल गए दिल्ली की तरफ। और दिल्ली को 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली में अंग्रेज अधिकार कौन था, कर्नल लिप्पल की हत्या कर देती है और दिल्ली के छावनी बोर्ड पे अधिकार कर लेता है। जब दिल्ली के छावनी बोर्ड पे अधिकार करता है ना, तो उन्हें चाहिए था एक बड़ा ऐसा चेहरा जो काफी फेमस हो। तो उस समय मुगल साम्राज्य कौन था, मुगल साम्राज्य का बहादुर शाह जफर विद्रोह का नेता घोषित कर दिया था। किसे, बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया था, विद्रोह का नेता घोषित कर दिया था। और सभी राज्यों, और ये क्या करता है ना, बहादुर शाह जफर सभी राज्यों को पत्र लिखता है, क्या, किस चीज के लिए, विद्रोह के लिए, मतलब कि युद्ध के लिए। उसके बाद होता क्या है ना, कि विद्रोह के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे ना, वो कौन थे, पाम अस्टीन। हमेशा यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, पाम अस्टीन। और भारत के गवर्नर जनरल जो थे ना, वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद जब विद्रोह यहाँ से स्टार्ट होता है तो 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल, कौन, बेगम हजरत महल लखनऊ से विद्रोह कर देती है। और इनके पास लगभग कितना, 1.5 लाख सैनिक थे। कितने सैनिक थे, 1.5 लाख सैनिक थे, जिसमें से 1 लाख सैनिक जो थे ना, वो सिर्फ नागरिक थे। क्या थे, नागरिक। ठीक है। तो बेगम हजरत महल क्या करती है, लखनऊ से विद्रोह कर देती है। उसके बाद 5 जून 1857 को नाना साहब, कौन, जो बाजीराव द्वितीय का जो दत्तक पुत्र था, कौन, नाना साहब, वो भी कानपुर से क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। और इनका साथ कौन देते हैं, तात्या टोपिया, है ना। तो उन्होंने मिलकर क्या किया, कानपुर से विद्रोह कर दिए। और तात्या टोपे का मूल नाम जो था वो रामचंद्र पांडुरंगू, यहाँ पांडुरंगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, तो वो था रामचंद्र पांडुरंगा। उसके बाद झांसी से मनुबाई, झांसी की रानी जिसको बोलते हैं, वो भी विद्रोह कर देती है। पर झांसी जो था ना, ग्वालियर की राजधानी थी झांसी। और मनुबाई का विवाह किसके साथ होता है, गंगाधर राव से विवाह होता है। और गंगाधर राव की जब मृत्यु हो जाती है तो मनुबाई वो क्या करती है, दत्तक पुत्र को बनाने के लिए विद्रोह करती है। और वो क्या करती है, इस विद्रोह में शामिल होती है। उसका चलिए समझते हैं इस विद्रोह को हम लोग एक वीडियो में। तो दिल्ली जब 11 मई 1857 को क्या किया, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जब उसके हाथ में आया, और वहां से कौन कहते हैं, सैनी नेतृत्व,
कौन कहते हैं? जनरल बख्त खां कर रहे थे। कहाँ से? दिल्ली से। और वो ब्रिटिश अधिकारी कौन थे जिसने दबाया था? तो जनरल जॉन निकोलसन और तथा हडसन, है ना। तो दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर। और सैन्य नेतृत्व कौन करते? जनरल बख्त खां। पर ब्रिटिश अधिकारी कौन थे जिसने उसे दबा दिया था? तो जॉन निकलसन तथा हडसन ने 21 सितंबर 1857 को पूरा दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। क्या कर लिया था? 21 सितंबर 1857 को पूरा दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। कौन? तो जॉन निकलसन हडसन ने। उसके बाद लखनऊ। लखनऊ जब 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल और ब्रिटिश कादिर जो था लखनऊ का नवाब घोषित किया गया। किसे? ब्रिटिश कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित किया गया। तो बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी और ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? तो वो सर कॉलिन कैंपबेल थे। सर कॉलिन कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस, ठीक है ना। तो इसी क्रम में होता है क्या है ना कि लखनऊ से सर कॉलिन कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस जो होता है मार्च 1858 में मारा जाता है। कहाँ? 1858 में मारा जाता है। और सर कॉलिन कैंपबेल जो होता है वो लखनऊ पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद कानपुर से ताता टोपिया और नाना साहब 5 जून को क्या कहते हैं? नेतृत्व करते हैं। और 6 सितंबर, कब? तो 6 सितंबर 1857 को सर कॉलिन कैंपबेल जो होता है वो क्या करता है? उसके पर अधिकार कर लेता है ना, पुनः प्राप्त हो जाता है। उसके बाद झांसी और ग्वालियर, है ना, झांसी और ग्वालियर से मनुबाई, जिसे झांसी की रानी भी कहते हैं, है ना, वो क्या करती है? वहां से कहाँ से नेतृत्व करती है? तो झांसी ग्वालियर से। और जनरल हुरुज जो होता है वो 3 अप्रैल 1857 को क्या करता है? झांसी ग्वालियर पर अधिकार कर लेता है। और झांसी की जब मृत्यु हो जाती है, झांसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो मनुबाई की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? ग्वालियर में होती है। और जब झांसी की रानी की मृत्यु होती है मनुबाई में, तो जनरल हुरूज कहता है कि यह सोई हुई औरत में अकेली मर्द थी, या सोई हुई औरत में अकेली मर्द थी। कौन कहता है? तो जनरल हुरूज कहता है। उसके बाद फैजाबाद से कौन कर रहे थे नेतृत्व? फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला। कौन कर रहे थे? मौलवी अहमदुल्ला। और यहाँ से ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? तो कर्नल नील। इसने अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो बोलता है कि कभी कभी क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। तो अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो वो कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। और इसका नेतृत्व किसने कहा था? फैजाबाद से, है ना। उसके बाद बरेली से कौन कर रहे थे? तो खान बहादुर खां बरेली से नेतृत्व कर रहे थे। और इससे ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? सर कॉलिन कैंपबेल। इसके बाद करते हैं इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन करे थे नेतृत्व? मौलवी लियाकत अली। और ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? जेम्स नील, है ना। कौन थे? जेम्स नील। और बिहार के जगदीशपुर, है ना, बिहार के जगदीशपुर से कुंवर से कर रहे थे, जिसने क्या किया था? ली ग्रांट जो था वो 1858 में इसे वीर कुंवर सिंह के हाथ में गोली लगते हैं और वो क्या करते हैं? अपने एक हाथ काट कर गंगा नदी में गिरा देते हैं, जिस कारण उनके 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कौन था वो? तो ली ग्रांट। उसके बाद पटना से पटना से पीर अली कर रहे थे। पटना से नेतृत्व कौन कर रहे थे? पीर अली कर रहे थे। पीर अली जो थे वो कहते हैं पुस्तक विक्रेता थे। और उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? विंसेंट अय्यर और विलियम टेलर ने पीर अली को दबा दिया था। उसके बाद कुछ पॉइंट ऐसे हैं जैसे कर्नल नील, लॉरेंस तथा हैवल्क विद्रोह दबाते समय मारे गए थे। ये 3 ऐसे अधिकारी थे जो विद्रोह के समय मारे गए थे, विद्रोह दबाते समय मारे गए थे। कौन? तो कर्नल नील, लॉरेंस तथा हैवल्क। उसके बाद होता क्या है ना कि 1859 में तात्या टोपे जो होता है वो पकड़ा जाता है। तात्या टोपे का एक मित्र होता है कौन? मानसिंह जो होता है वो क्या करता है? धोखा देकर पकड़वा देता है। किसे? तात्या टोपे को। और 18 अप्रैल 1859 में उन्हें फांसी दे दी जाती है। उसके बाद विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझा जाता है और लॉर्ड कैनिंग जो होता है ना वो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो इलाहाबाद में बनाया था। उसके बाद इंग्लैंड की महारानी जो होती है वो अपना एक घोषणा पत्र भेजती है। क्या भेजती है? घोषणा पत्र भेजती है। जब विद्रोह समाप्त होता है तो कौन? तो इंग्लैंड की महारानी अपना घोषणा पत्र भेजती है। और घोषणा पत्र में कौन? लॉर्ड कैनिंग जो होता है भेजा जाता है। और लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858, कब? 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया जाता है। कौन सुनाता है? तो लॉर्ड कैनिंग। और उसमें कुछ बातें लिखी जाती है जो समझते हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना अब उसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद गवर्नर जनरल का जो पद था अब उसे वायसराय का पद बना दिया गया। कौन सा पद बना दिया था? तो वायसराय का पद बना दिया गया था। उसके बाद भारत का शासन अब इंग्लैंड के महारानी को दे दिया गया था। भारत का शासन किसे? इंग्लैंड के महारानी को दे दिया गया था। उसके बाद व्यापकगत सिद्धांत, जिसे हम लोग डॉक्टर ऑफ लैब्स या हड़प नीति का सिद्धांत था, उसे क्या कर दिया गया? उसे भी समाप्त कर दिया गया था।
और वादा किया गया था कि अब वह नए क्षेत्र पर अधिकार नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद होता है क्या, जब विद्रोह समाप्त के बाद, जब विद्रोह समाप्त होता है तो एक पील आयोग की सिफारिश, किसकी, तो पील आयोग की सिफारिश पर एक सेना का पुनर्गठन किया जाता है। किसकी सिफारिश पर, तो पील आयोग की सिफारिश पर एक पुनर्गठन, किसका, सेना का पुनर्गठन किया जाता है, जिसमें राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या, किसकी, तो राजपूत और ब्राह्मणों की संख्या में कमी कर दी जाती है। राजपूत और ब्राह्मणों की संख्या में कमी कर दी जाती है, और नेपाली और पठानों की संख्या, किसकी, तो नेपाली और पठानों की संख्या में वृद्धि कर दी जाती है। उसके बाद होता क्या है ना, कि यूरोपियों और भारतीयों का अनुपात, पहले यूरोपीय और भारतीयों का अनुपात में भी कमी कर दिया था। वहीं यूरोपियों के 1:2 कर दिया जाता है और बाद में 2:5 कर दिया जाता है। इसी तरह होता है क्या, 1857 की विद्रोह की क्रांति जो होती है वो समाप्त होती है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि विद्रोह, 1857 की विद्रोह जब समाप्त हुई, उसके क्या कारण थे जो असफल हो गया, तो उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, तो होता क्या है ना, 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ उसके बारे में समझते हैं। जैसे विद्रोह में सभी लोगों का शामिल ना होना, मतलब कि विद्रोह में सभी लोगों का शामिल होना मतलब कि शिक्षित लोग जो थे ना, वो क्या थे, तटस्थ बने रहे, मतलब न्यूट्रल रहे, ना ही वो कुछ पॉजिटिव रिएक्शन दिए, ना ही नेगेटिव रिएक्शन दिए थे, वो हमेशा शांत रहते थे। उसके बाद शास्त्रों में क्या हुआ था कि हथियारों की कमी, शास्त्रों की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। और राजपूत प्लस सिंधियों ने, किसने, राजपूत और सिंधियों ने अंग्रेजों का साथ दिया। किसका साथ दिया था, तो अंग्रेजों का साथ दिया था कहीं ना कहीं। और बहादुर शाह जफर की जो पत्नी थी ना, जीनत महल, उसने क्या किया ना, कि सारी गोपनीय जानकारी अंग्रेजों को दे दी थी। किसको दे दी थी, अंग्रेजों को दे दी थी। कौन, तो बहादुर शाह जफर की पत्नी जीनत महल। और यही कारण था कि बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरा के समीप पकड़ लिया जाता है, और उसे कहाँ, उनके दोनों बेटों को मारने के बाद उनको कहाँ भेज दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। विद्रोह में कहीं ना कहीं, विद्रोह में देश प्रेम की भावना नहीं थी कहीं ना कहीं, ये भी कहा जाता है। जैसे बेगम हजरत महल जो थी, वो कहीं ना कहीं उनसे अवध छीन लिया गया था, इसीलिए वो इस 1857 क्रांति में भाग ली थी। और वहीं नाना साहब जो थे, कौन, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, उनका पेंशन बंद कर दिया गया था। उसके बाद झांसी की रानी, जो झांसी का रानी जो गोद ली थी, दत्तक पुत्र था, उसका राजा नहीं बनाया जा रहा था, है ना। जैसे कौन सा, तो हड़प नीति के तहत उसे राजा नहीं बनाया था, जिसका वो भी इसमें शामिल हुई थी। वहीं कुंवर सिंह से जमींदारी छीन ली गई थी। ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है ना, असफल के ये भी कहीं ना कहीं कारण था। चलिए अब समझते हैं 1857 की क्रांति में कुछ पुस्तक एवं लेखक लिखे गए हैं, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कोई क्वेश्चंस छूटे ना, है ना। तो एक ही वीडियो में कोशिश कर रहे हैं कि सारा का सारा सब कुछ कवर करें। आप लोग हमेशा सपोर्ट बनाए रहें और हमारी मेहनत को समझें, ठीक है। तो चलिए, तो प्रथम स्वतंत्र संग्राम जो था ना, वो पुस्तक किसने लिखा था, तो वो लिखा था बीडी सावरकर ने। कौन लिखा था, तो बीडी सावरकर ने लिखा था। और इसी के बाद एक महान विद्रोह, है ना, कौन सा, द ग्रेट रेवोल्यूशन भी कहते हैं, महान विद्रोह किसने लिखा था, तो अशोक मेहता ने लिखा था। उसके बाद कहता है 1857 जो है पुस्तक, इसे किसने लिखा था, S.N. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखा था, है ना। उसके बाद एक है स्कूपी म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, स्कूपी म्यूटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसे किसने लिखा था, R.C. मजूमदार ने लिखा था। ये तो था पुस्तक। अब इसके बारे में एक चीज और है, जैसे इसमें बहुत सारे विचार, व्यक्तियों ने बहुत सारे अपने विचार व्यक्त किए, उसको भी देख लेते हैं। कभी कभी वहां से भी का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये समझते हैं 1857 के विद्रोह का प्रमुख विचार, है ना, क्या प्रमुख विचार। तो सबसे पहले देखते हैं 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्र संग्राम था, किसने कहा था, तो वो कहा था वीडी सावरकर ने। क्या कहा था, 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्र संग्राम है, किसने कहा था, वीडी सावरकर ने। उसके बाद स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था, स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था, किसने कहा था, जॉन सिले ने। स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था, किसने कहा था, जॉन सिले ने कहा था। उसके बाद 1857 का विद्रोह मात्र एक सैनिक विद्रोह नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के लिए भारतीयों का आंदोलन था, किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 1857 का विद्रोह मात्र एक सैनिक विद्रोह नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के लिए भारतीयों का आंदोलन था, किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसके बाद संचेत सहयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह, किसने कहा था, बेंजामिन डिजरायली ने कहा था। क्या कहा था, संचेत सहयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह, किसने कहा था, तो बेंजामिन डिजरायली ने कहा था। उसके बाद मुसलमानों के षड्यंत्र, और क्या, उसके बाद मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था, किसने कहा था, सर जेम्स ऑटम ने कहा था कि मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम है क्या, जेम्स ऑटम ने। उसके या ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्र और ना ही स्वतंत्र संग्राम था। ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा हुआ भी है। और
क्वेश्चंस बोले ना यहाँ से हमेशा आता है, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ, तो समझने की कोशिश कीजिए। तो या ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्र और ना ही स्वतंत्र संग्राम में किसने कहा था, तो आरसी मजूमदार ने कहा था। ठीक है, उसके प्रारंभ में सैन्य विद्रोह, प्रारंभ में जो था ना वो क्या था, सैन्य विद्रोह था, परंतु बाद में इसका जो स्वरूप है वो कैसा हो गया था, राजनीतिक हो गया था। किसने कहा था, सुरेंद्र नाथ सेन ने कहा था। क्या कहा था, प्रारंभ में सैन्य विद्रोह है परंतु बाद में इसका स्वरूप राजनीतिक हो गया था। किसने कहा था, सुरेंद्रनाथ सेन ने कहा था। उसके बाद 1857 का विद्रोह, भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने की बात कहा था। किसने, 1857 का विद्रोह भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रथम प्रयास था, है ना, फेंकने का प्रथम प्रयास था। किसने कहा था, डॉक्टर सैयद अतहर अब्बास रिजवी, डॉक्टर सैयद अतहर अब्बास रिजवी। उसके बाद बात करता है सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था। 1857 की क्रांति में क्या बोला था, सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष है। किसने कहा था, तो टी.आर. होम्स ने कहा था। किसने कहा था, टी.आर. होम्स ने कहा था। तो कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं यही कोशिश किया हूँ कि आपको एक वीडियो में सारा चीज कवर करा दूं, तो आई थिंक आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा। और आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।